निजी स्कूल्स की मनमानी अब नहीं चलेंगी। सिंध हुकूमत ने डंडा उठा लिया। सिंध हुकूमत ने निजी स्कूल्स की निगरानी के लिए इंस्पेक्टर्स की नई असामियाँ पैदा कर दी। ग्रेड 14 के इंस्पेक्टर्स मोहल्लावार स्कूल्स का मुआयना करेंगे। इंस्पेक्शन रिपोर्ट डायरेक्टर्स निजी स्कूल्स एजुकेशन को पेश की जाएंगी। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहरियो से। बताइएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने जो निजी शोबा तालीम का है उसमें ख़ास तौर पर जो निजी स्कूल माफियाज़ की हठधर्मी कहीं या मनमानियाँ कहीं उनको ख़त्म करने के लिए और तालीमी पॉलिसी जो सिंध हुकूमत की है उसके दायराकार में लाने का फ़ैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन से मुशावरत करने के बाद में महकमा स्कूल तालीम के अंदर जो है नई असामियाँ यानी इंस्पेक्टर्स की नई असामियाँ पैदा कर दी हैं। ये नई असामियाँ 14 ग्रेड के इंस्पेक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 ग्रेड के इंस्पेक्टर्स के लिए 3 शराइत भी लाजमी करार दे दिए गए हैं, जिसमें इनकी भर्तियों के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री इसके अलावा जो कंप्यूटर का कोर्स और ड्राइविंग लाइसेंस और मोटरसाइकिल चलाने का तजुर्बा लाजमी करार दे दिया गया है। इसके साथ साथ ये फैसला किया गया कि ये जो नई भर्तियाँ हैं ये थर्ड पार्टी के ज़रिए मेरिट की बुनियाद पर करवाई जाएंगी। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर 14 ग्रेड के 35 इंस्पेक्टर भर्ती किए जाएंगे और 35 इंस्पेक्टर भर्ती करने के बाद इनकी खदमात डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल तालीम है उनके सुपर्द कर दी जाएंगी और ये डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल तालीम के मातहत इंस्पेक्टर्स काम करेंगे। इनकी ज़िम्मेदारी जो होगी जो सिंध हुकूमत की तालीमी पॉलिसी है जिसमें सिंध हुकूमत के वाज़ेह तौर पर फैसले हैं या अहकामात हैं उस पर अमल दरामद कराना लाजमी है, जिसमें छुट्टियों के माह जो हैं जून और जुलाई में जो फ़ीस वसूल की जाती है जो वसूल नहीं करनी चाहिए इनकी निगरानी करेंगे। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने निजी स्कूल्स के अंदर स्कूल्स की ड्रेसिंग किताबें और दीगर जो स्टेशनरी का सामान है वो बच्चों को खरीद करने पर पाबंदी आयद की थी, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, उस पर अमल दरामद कराएंगी। इसके साथ साथ जो गरीब बच्चे हैं जिनको 10% मुफ्त में लाजमी तौर पर पढ़ाना है या जिनकी फ़ीस डिस्काउंट करके 50% कम करनी है उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है, उस पर भी अमल दरामद कराएंगी। इसके साथ साथ जो तालीमी पॉलिसी है जितनी भी महकमा तालीम की बनाई गई है उन पर जो है अमल दरामद कराना इन इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होगी। ये जो है रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके इंस्पेक्शन के बाद डायरेक्टर स्कूल तालीम के सुपर्द करेंगे और डायरेक्टर स्कूल तालीम जो तालीमी पॉलिसी है सिंध हुकूमत की उस पर अमल दरामद कराएंगे, यानी इन स्कूल के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ करने, इनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने, इसके साथ साथ जुर्माना आयद करने के फैसले भी डायरेक्टर स्कूल तालीम को इस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट के बाद भी करने होंगे। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि महकमा स्कूल तालीम जो शोबा डायरेक्टर अलग है निजी स्कूलों का वो अपने मयार पर पूरा नहीं उतरा, जिसके बायस इन स्कूल की इंस्पेक्शन के लिए अलग जो है इंस्पेक्टर्स भर्ती करने का फैसला किया। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद, एक बहुत अच्छा फैसला किया गया है। बताइएगा, ये फैसला तो कर लिया गया, इस पर अमल दरामद कब से किया जाएगा? जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि नया स्ट्रक्चर बनाया गया है जो प्राइवेट स्कूल का शोबा है उसके लिए, जिसमें ये बाज़ाब्ता तौर पर अलग जो डायरेक्टोरेट है महकमा स्कूल तालीम का निजी स्कूल्स के हवाले से उनको मज़ीद फाल बनाने, यानी जो निजी शोबा तालीम का है उसमें बेहतरी लाने, जो सिंध हुकूमत की तालीमी पॉलिसियाँ उन पर अमल दरामद करना है। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर ये असामियाँ तो पैदा कर दी गई हैं। इन असामियों पर नई भर्तियाँ की जाएगी, वो थर्ड पार्टी यानी IB या किसी और से मुआहदा किया जाएगा। मुआहदे के बाद में जो है वो थर्ड पार्टी इनकी भर्तियाँ करेगी। भर्तियाँ करने के बाद में जो भी मेरिट पर पूरे उतरेंगे 35 इंस्पेक्टर्स, उनकी खदमात महकमा स्कूल तालीम के हवाले की जाएगी और महकमा स्कूल तालीम इनकी खदमात डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल के हवाले करेंगे, जिसके बाद में इस पर अमल दरामद होगा। लेकिन इसमें कुछ वक्त दरकार ज़रूर है, लेकिन इस वक्त जो सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है इस पर अमल दरामद करना बाकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियो। और नाज़रीन, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले सरकारी अफसरान से तारीखी रिकवरी। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुसलसल इजलास नतीजा खेज साबित हुए। सूबाई हुकूमत के ख़जाने में 62 करोड़ रुपए जमा हो गए। PAC के इजलासों में मुख्तलिफ महकमों में बेज़ाब्तगियों की निशानदही हुई थी। जुलाई से नवंबर 2024 के दौरान रकम जमा की गई। चेयरमैन PAC निसार खोड़ो बोले कि अवाम के टैक्स के पैसों में बेज़ाब्तगियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, जहां निशानदही होगी वहां एक्शन भी लिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं अक्सा शाहिद से। बताइएगा अक्सा। अक्सा हमारे साथ ही मौजूद होंगी। रकम की तफसीलात PAC को भी इरसाल कर दी गई है। अपने नाज़रीन को बताएं कि जुलाई से नवंबर 2024 के दौरान ये रकम भी जमा की है। तमाम महकमे टैक्स के पैसे आवाम की बेहतरी पर खर्च करें, निसार खोड़ो की जानिब से ये कहा गया है। तफसीलात अक्सा शाहिद से हासिल कर लेते हैं। बताइएगा अक्सा।
अक्सा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले सरकारी अफसरान से तारीखी रिकवरी कर ली गई है। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुसलसल इजलास नतीजा खेज साबित हो गए। सूबाई हुकूमत के खजाने में 62 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। PSC के इजलासों में मुख्तलिफ महकमों में बेज़ाब्तगियों की निशानदही हुई थी। जुलाई से नवंबर 2024 की बात करें तो इस दौरान रकम जमा की गई। चेयरमैन PSC निसार खोड़ो बोले कि अवाम के टैक्स के पैसों में बेज़ाब्तगियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहाँ जहाँ निशानदही होगी वहाँ एक्शन भी लिया जाएगा। जुलाई से नवंबर 2024 के दौरान ये रकम जमा की गई है। और अपने नाज़रीन को बताएं कि सूबाई हुकूमत के ख़जाने में 62 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। PSC की इजलासों में मुख्तलिफ महकमों में बेज़ाब्तगियों की निशानदही हुई थी। जुलाई से नवंबर तक की बात करें तो 2024 के दौरान ये रकम जमा की गई। हेस्को और सेप्को वफाकी हुकूमत की मकरूज हो गई। वफाकी वज़ीर सरदार उवैस लगारी ने सिंध हुकूमत से मदद मांग ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ख़त इरसाल किया। दोनों कंपनीज 59.682 बिलियन रुपए की मकरूज हैं। दोनों कंपनियां ताउन नहीं कर रही। ख़त में ये लिखा गया है और ये ख़त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को इरसाल किया गया है। और वफाकी वज़ीर सरदार उवैस लगारी ने ये ख़त जो है भेजा है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को और सिंध हुकूमत से मदद मांग ली है। हेस्को और सेप्को वफाकी हुकूमत की मकरूज हो गई हैं। दोनों कंपनीज 59.682 बिलियन रुपए की मकरूज है। दोनों कंपनियां ताउन नहीं कर रही और एक ख़त को इरसाल किया गया है। सिंध हुकूमत के नाम करके ये ख़त इरसाल किया गया है जिसमें कहा गया है कि ये दोनों कंपनीज 59.682 बिलियन रुपए की मकरूज है और दोनों कंपनियां हमसे ताउन नहीं कर रही हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने सिंध हुकूमत से मदद मांगी है। हेस्को और सेप्को जो है बहुत ज़्यादा मकरूज निकली है और कहा गया है कि हमारी मदद की जाए। वफाकी हुकूमत बिल्स की वसूली के लिए मुहिम चलाने जा रही है। हेस्को और सेप्को वफाकी हुकूमत की मकरूज हो गई। वफाकी वज़ीर सरदार उवैस लगारी ने सिंध हुकूमत से मदद मांगी है। तफसीलात हासिल करेंगे आज़ाद नूरियों से। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न सरदार उवैस अहमद लगारी ने एक खत जो है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को अरसाल किया है। इस खत में उन्होंने शिकवा किया है कि वफाकी हुकूमत इस वक्त बिजली के बिलों की अदायगी के लिए एक मुहिम चलाने जा रही है, लेकिन सिंध हुकूमत के जो मुख्तलिफ सूबाई इदारे हैं वो जो है वाजिबात तवानी कंपनीज को अदा करने के को तैयार नहीं है। इस हवाले से उन्होंने खत में लिखा है कि 59.682 अरब रुपये हेस्को और सेप्को के बकाया जाते हैं जो ताहाल इदारों ने अदा नहीं किए। इस हवाले से मुराद अली शाह उनसे तावन करें और फौरी तौर पर ये जो रकम है हेस्को और सेप्को को अदा कर दी जाए, जिसमें सिंध हुकूमत के जो इदारे हैं उनकी जो हेस्को के हैं 21.514 बिलियन रुपये, जबकि सिंध हुकूमत के सेप्को के जो है वो है सिंध हुकूमत की तरफ 38.168 बिलियन रुपये वो रकम अदा करने के हवाले से उन्होंने खत लिखा है और खत जो मुराद अली शाह को अरसाल किया गया कि इस वक्त जो सिंध हुकूमत उनकी 59.682 बिलियन की मकरूज है, फौरी तौर पर जो बकाया अदा कर दी जाए। इस हवाले से उन्होंने खत तो लिखा है, लेकिन मुराद अली शाह की जानब से ताल किसी इदारे को खत अरसाल करके वफाकी हुकूमत के साथ तावन करने के हवाले से कोई खत नहीं अरसाल किया गया, लेकिन वफाकी हुकूमत ने खत अरसाल करके सिंध हुकूमत से शिकवा किया है कि सिंध हुकूमत के इदारे जो है वफाकी हुकूमत की तवानी कंपनी के मकरूज हैं, उनके कर्ज जो है अदा कर दिए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरिया आपका। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर खालिद बुखारी का कहना है कि IT इंचार्ज पर हमले की तहकीकात जारी है। यंग डॉक्टर्स को समझाएंगे कि अस्पताल बंद करने से मरीजों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फरहान खान से। जी बिल्कुल, एक रोज़ कबल सिविल अस्पताल के IT इंचार्ज जुहाद अहमद के जो वो कातलाना हमला सामने आया, जिसके बाद उनको जो वो निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो इस वक्त भी ज़ेरे इलाज हैं। इसी मामले के ऊपर यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने न सिर्फ आज सिविल अस्पताल बल्कि दीगर तमाम अस्पतालों में जो वो सियाह दिन मनाने का भी जो वो ऐलान किया गया है। इस वक्त हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट खालिद बुखारी साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। मुझे बताइएगा इस मामले को किस नज़र से देखते हैं और अब तक जो तमाम इंतजामिया है उसकी जानिब से कोई लीगल नोटिस जो वो सामने नहीं आया, उस पर क्या कहेंगे? देखें, मसला ये है कि ये अब इन्वेस्टिगेशन इसकी FIR कर चुकी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन इसकी हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि इन्वेस्टिगेशन पहले हो जाए तो फिर उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन के मराहिल में ही यह काम केस चल रहा है।
तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी जो है टीम जो है पुलिस की और जो हमारी दूसरी एजेंसीज हैं उस पर वर्किंग कर रही होंगी, यकीनी बात है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो लोग जो भी हैं जिन्होंने ये काम किया है वो पकड़े जाएंगे। और इस तरह की चीज़ें मैं नहीं समझता कि होनी चाहिए, क्योंकि देखें एक आदमी अगर हॉस्पिटल आप काम कर रहा है, हॉस्पिटल में अच्छे चीज़ें हो रही हैं, तो ये उसको रोकने की साजिश है। उसको जो है 2 नंबर जो चीज़ें होती थी उसको रुकवाने के लिए, उसको जो है कंटिन्यू करने के लिए ये साजिश की गई है और जो किया है हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ, तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी हम मजम्मत करते हैं। और सेक्रेटरी साहब भी इसके लिए और मिनिस्टर साहबा को भी नॉलेज में है ये सब चीज़ें, तो वो भी अपनी तरफ से जो है इंतज़ामिया को उन्होंने भी रब्ता किया है और वो भी इस पर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये चीज़ें हो जाएँ। और इस पर हमारे सेक्रेटरी हेल्थ और हमारे मिनिस्टर साहबा भी इस पर ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, जो है वो बेहतरी होगी। अगर आपको बताते चलें कि 36 करोड़ की जायद जो वो अद्वियात थी जिनका जो वो स्कैंडल बेनकाब किया था, जिसके एवज जो वो इनको कातलाना हमला किया गया। अगर बात की जाए तो MS साहब के मुताबिक तमाम जो वो इदारे हैं उनके इल्म में जो ये बात बिल्कुल है। इन्वेस्टिगेशन का मरहला चल रहा है जिस वजह से कोई अमल दखल नहीं कर सकते। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तो तमाम जो वो महकमों की जानिब से भी लीगल नोटिस लिया जाएगा और साथ ही साथ YDA को भी जो वो पुरअमन तरीके से जो वो एतमाद मिलने की कोशिश करेंगे ताकि जो वो अस्पताल के इंतजामिया समेत जो तीमारदार हैं और मरीज हैं उनको भी किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। कराची के कारोबारी अफराद की तरफ से नई एयरलाइन मुतारिफ करवाने का मामला। एयर कराची के लाइसेंस के हसूल की दरख्वास्त से मुतालिक आज सिविल एविएशन अथॉरिटी में आम इजलास होगा। CEO एयर कराची एयर वाइस मार्शल सैफ इमरान DGCAA से लाइसेंस से मुतालिक बात भी करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हम अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। और जी बिल्कुल, कराची के कारोबारी अफराद की तरफ से नई एयरलाइन मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। एयर कराची के लाइसेंस के अजरा से मुतालिक जो है आज सिविल एविएशन अथॉरिटी में अहम इजलास होगा। दोपहर 2 बजे जो है ये इजलास सिविल एविएशन हेडक्वार्टर कराची में होगा। CEO एयर कराची एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान DG सिविल एविएशन से लाइसेंस से मुतालिक जो है बातचीत करेंगे। इजलास में एयर कराची को जल्द लाइसेंस अजरा के लिए जो है वो दरख्वास्त जो है वो दी जाएगी। एयर कराची जदीद तर्ज के एयरबस 321 तैयारे जो है वो लीज पर खरीदी गई। कराची के कारोबारी अफराद की जानिब से फैसला किया गया है कि वो एयर कराची के नाम से जो है नई एयरलाइन जो है मुतारिफ कराएं। इस सिलसिले में आज अहम पेशरफ जो है वो सामने आएगी। दोपहर 2 बजे सिविल एविएशन हेडक्वार्टर कराची में अहम तरीन इजलास होगा जिसमें एयर कराची के लाइसेंस से मुतालिक जो है बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका शुएब मुख्तार। बुलेटिन में अब बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। तो स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में 1216 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,12,000 की सतह पर आ गया है। मार्केट की मज़ीद सूरत हाल जानेंगे अयाज राना से। बताइएगा अयाज। जी बिल्कुल, ऐसे आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ होता है और इसके अंदर जैसे हम कहते हैं कि 2 सेशंस में जो मार्केट होती है उसके अंदर यकीनन हमेशा से ये ट्रेंड देखा गया है कि मार्केट के अंदर आखिरी रोज़ जो होता है वो एक प्रेशर देखा जाता है और आज का दिन भी कुछ ऐसे ही लगा जहां मार्केट ने आज जब आगाज़ हुआ आज मार्केट 1,15,000 की सतह को भी छूने में कुछ देर के लिए कामयाब हुई थी, लेकिन उसके बाद से मार्केट के ऊपर एक प्रेशर है जिसको हम एक एक्सपेक्टेड था कि मार्केट के अंदर इतनी तेज़ी हो जाती है तो उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है शेयर्स को फरोख्त करने का सिलसिला भी जारी हो सकता है और प्रॉफिट टेकिंग जिसको हम कहते हैं वो नज़र आती है। हमारे साथ इस वक्त वलीद मौजूद है जो खुद कारोबार करते हैं। इससे वलीद, लग रहा था कि ये एक्सपेक्टेड तो था कि मार्केट के अंदर पूरा हफ्ता जब तेज़ी होती है तो यकीनन जो है स्टॉक्स के ऊपर ये प्रेशर आना था, तो क्या ये वही प्रेशर है? ये बेसिकली जो अभी वेडनेसडे और टी बिल हुए हैं ना, ये बात कर रहे थे 2% 3% टी बिल को घटाने की, बट वो 1% घटा है तो जिसकी वजह से जो मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी है उसके चांसेस भी 1% 1.5% के हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी लोग अपना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो PTI ने कल जैसे बोला है सिविल डिसओबीडियंस का बोला है, उसकी वजह से भी मार्केट में प्रेशर आता है क्योंकि ज़्यादातर होते हैं वो पैनिक में होते हैं। क्या मार्केट आपकी 1,15,000 ऑलमोस्ट नए हाई के ऊपर आ गई थी तो उसके ऊपर काफ़ी जो इन्वेस्टर होते हैं जो पैनिक कर जाते हैं वो अपना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं। और आप ये देखें कि प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ ये एक पॉजिटिव होता है, जितनी भी आपने मंदी जैसे देखी है उसके बाद रिकवरी होती है वो बाउंस बैक और तेज़ी से होती है मार्केट हमारी। ठीक,
लेकिन एक्सपेक्टेड जो है इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बात की जा रही है कि 3 से 4% लोग जो है इस वक्त डिमांड भी है और देखा भी है, जो टी बिल्स का ऑप्शन जो है उसके अंदर भी देखा गया कि 12% पे चली गई। तो क्या उसको वेलकम करेगी मार्केट अगर बड़ा कट डाउन होता है? अगर टेक्निकल उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो अगर टी बिल्स के साथ अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी को बैंक का रखते हो तो 2% के गैप होना होता है। अब वो जैसे 12% इन्होंने की है, तो मॉनेटरी पॉलिसी 14% पे एज पर माय उसका ओपिनियन कि 14% ये करेंगे तो 1% मुझे लगता है। अगर ये टी बिल 11 हो जाती तो 2% की जगह बन जाती, बट ये इनके हाथ में, ये 2% 3% भी घटा सकते हैं। अगर ये 1 से ज़्यादा घटाएंगे तो मार्केट के लिए फेवरेबल होगा, 1 घटाएंगे तो मार्केट एक पैनिक डिप लेके वहाँ से वापसी रिवर्स हो सकती है। वलीद आखिर के कौन से सेक्टर्स में आज सेलिंग देख रहे हैं आप, जो लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं? कौन से सेक्टर जो परफॉर्म कर रहे थे उसी पे प्रेशर है? हर सेक्टर में आज प्रेशर है, रिफाइनरी हर सेक्टर में प्रेशर है। सुबह आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर ने काफ़ी अच्छा दिखाया था, क्योंकि एक न्यूज़ एक आ रही है, गर्दिश कर रही है क्या इन लोग को इजाज़त दी जाएगी थर्ड पार्टी को सेल करने के लिए गैस। अगर वो आ जाती है तो पीपीएल ओजीडीसी का रेट अच्छा हो जाएगा, जिसमें मार्केट का इंडेक्स बढ़ जाएगा। और जो मेन जो आज इंडेक्स डिक्लाइन हुआ वो बैंक सेक्टर की वजह से हुआ है, जो एडीआर की वजह से है, जो टैक्सेशन। जैसे वलीद ने हमें बताया कि ख़ास करके एक सियासी जमात की जानिब से जहाँ देखा जा रहा है कि वो सिविल डिसोबीडियंस की जो खबरें हैं वो थोड़ा सा पैनिक करती हैं। हम हमेशा कहते हैं कि सियासी मंजरनामा बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को। जहाँ जहाँ सियासत के लिहाज से जो खबरें आती हैं वो मार्केट को इफेक्टिव करती हैं, और मार्केट पे आज प्रेशर देखा जा रहा है। जहाँ आखिरी रोज़ है, ज़्यादातर जो इंट्राडे का काम करने वाले जो सरमायाकार होते हैं वो चाहते हैं कि आज के दिन कुछ लेके जाएँ, तो यकीनन वो वो जो आज अपने शेयर्स को बेचते हैं, जिसका हम एक प्रेशर देखते हैं। साथ साथ जहाँ इतनी ज़्यादा तेज़ी देखते हैं तो उसके बाद एक टेक्निकली जिसको हम कहते हैं ना अपनी ज़बान में कि इसके ऊपर एक सेलिंग प्रेशर है, वो सेलिंग प्रेशर आज देखने में आया, क्योंकि मार्केट मुसलसल तेज़ी से आगे की तरफ जा रही है, जिसके बाद ये एक चांस ज़रूर था कि सरमायाकार अपना जो है वो पैसे इसको कैश करें। और वो आज का दिन हमें लगता है कि मार्केट पे एक प्रेशर रहेगा, और मार्केट के ऊपर जो है वो जो नए नए हाई बनाती हुई आगे की तरफ थी वो आज थोड़ा सांस लेगी, थोड़ा ब्रेक लेगी, और यहीं पे मार्केट जो है वो अब 1,12,000 या 1,13,000 की तरफ जो है वो अपनी ट्रेंड होती हुई हमें नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अयाज राना हमारे साथ मौजूद थे, स्टॉक मार्केट के हवाले से बता रहे थे। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव का सिलसिला इस वक्त जारी है। सर्दी हो या गर्मी, सरदर्द हो या चाहिए यारों के साथ बैठने का बहाना, चाय तो हर हाल में पीनी है, लेकिन अब चाय की चुस्कियां भी जेब पर भारी पड़ेंगी। अशरफुल मशरूबात के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर है कि खुली चाय की पत्ती की कीमत में 200 रुपये का इजाफा हो गया। चाय की पत्ती 1200 रुपये फ़ी किलो हो गई है, और चाय महंगी होने से कारोबार मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। दुकानदारों का कीमतें कम करने का मुतालबा सामने आया है। तफसीलात जान लेंगे वसीम इफ्ताखार से। बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, चाय के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर यह है कि चाय की कीमतों में इजाफा हो गया है। खुली चाय के हवाले से बात करें तो खुली चाय की जो फ़ी किलो कीमत है उसमें 200 रुपये किलो तक का इजाफा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि सलाउद्दीन, जो चाय महंगी हुई है कितनी महंगी हुई है और क्या वजूहात है? जी ये तकरीबन 200 रुपये पर केजी पे रेट बढ़ा है, और इसकी जो मेन बेसिक वजह यह है कि इन्होंने नया सेल टैक्स इंक्लूड कर दिया। अब डॉलर की भी मार्केट में सूरत हाल गंभीर है, और ऊपर से गवर्नमेंट ने और मज़ीद टैक्स लगा दिया, गरीब की पहुंच से बिल्कुल दूर कर दी। अब ज़ाहिरी बात है जब रेट कम होंगे तो कस्टमर ज़्यादा क्वांटिटी में हमसे माल ख़रीदेगा, और ज़ाहिरी बात है गरीब बंदे की पहुंच से दूर कर दी। अब गवर्नमेंट ने रेट निकाला है, मैक्सिमम सेल टैक्स पे निकाला है 1200 रुपये पर केजी। पहले वही 1200 वाली चाय आपको 1000 रुपये में मिल जाती थी। तो अब गवर्नमेंट को इस हवाले से सोचना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ बढ़ रही है। एक चीज़ है जो हर घर में यूज़ होती है, अब उस पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिए। टैक्स कितना, 1200 रुपये किलो पे लगाया, 1200 रुपये टैक्स लगाए? ये 200 रुपये पर केजी पे रेट बढ़ा है, और 1200 रुपये गवर्नमेंट रिन्यूअल बोर्ड ने रेट इंक्लूड किया है कि भाई 1200 रुपये पर केजी कम से कम मैक्सिमम रिटेल प्राइस रखी है। अब वो जो 1000 रुपये की चाय थी वो आपको 1200 रुपये में मिलेगी। अब 200 रुपये पर केजी पे रेट बढ़ गए। तो इस हवाले से आप गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए, हमें भी मुश्किलात हो रही है और इधर कस्टमर की पहुँच से भी चीज़ दूर हो रही है। तो ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से
टैक्स जो लगाया गया है और बिलखुसूस कीमतें जो है मुकर्रर की गई हैं। चाय की 1200 रुपये किलो तक जो है वो कीमत मुकर्रर की गई है। तो यही वजह है कि इनका कहना है कि जो 1000 रुपये किलो वाली चाय थी वो 1200 रुपये किलो पे दस्तयाब होगी। तो इनका कहना है कि इस हवाले से दुकानदार भी परेशान है, क्योंकि इस जब चाय महंगी होगी तो यकीनन उसकी सेल भी कम हो जाएगी और शहरी जो पहले ही परेशान है महंगाई की वजह से। तो उनका कहना है कि हुकूमत जो है वो तमाम तर जो इकदाम हैं और जो फैसले उस पर नज़रसानी करे और चाय की कीमतों को कम करने के लिए ऐसे इकदाम करें जिससे आवाम को महंगाई से रिलीफ मिल सके। जी। दूसरी जानिब महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है कि नए चावल के दाम बढ़ गए हैं। सेला और बासमती चावल 30 रुपये फ़ी किलो तक महंगे हो गए। काविश मेमन से इस पर तफसीलात जानेंगे, बताएगा काविश। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ होलसेल की सबसे बड़ी अजनास मार्केट जोड़िया बाजार में। यहाँ पर नए चावल की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। मेरे साथ होलसेलर मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा कौन कौन से चावल महंगे हैं, उसकी क्या वजह है? चावल चीज़ हमारे पास है 11-21 कायनात के और सेला चावल, इसके बहुत ज़्यादा रेट यानी कि बढ़ गए। ये सब वजह है कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है। तो अच्छा है एक्सपोर्ट तो बढ़े, मगर मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए। ये थोड़ी बहुत यानी कि तेज़ी आती है जब एक्सपोर्ट चालू होता है, वापस अपने अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाती है फिर अपनी जगह पे आ जाती है। अच्छा भाई, ये बताएं कि देख रहे हैं कि जो नया चावल है वो तो महंगा हुआ है, तो क्या जो पुराना चावल है उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, जैसे पुराना चावल जो होता है ना, उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और जो पुराना चावल है जिसके पास है वो अपने अपने रेटों में बेच रहा है। और जो नया चावल है उसमें भी अच्छी खासी इस साल तेज़ी आई है, 20-30 रुपये किलो तेज़ी आई है चावल में। तो ये एक सुना और कहा यह जा रहा है कि ये साल चावल का होगा। ये पुराना चावल तो होलसेल में महंगा हुआ है? पुराना चावल होलसेल में भी महंगा है, रिटेल में भी महंगा है। हालिया तो कोई इजाफा नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ, पहले से हुआ है। बिल्कुल, होलसेलर्स मेरे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि अब एक्सपोर्ट का जो नया चावल है वो महंगा हुआ है मार्केट में, जिसकी वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि 30 रुपये फ़ी किलो तक सेला और बासमती चावल की कीमतें बढ़ गई हैं। और इस वक्त जो मार्केट में पहले ही मंदी की सूरत हाल थी, इस वक्त आवाम का यही कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए इकदाम करे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नेटी के मकाम पर मौजूद हूँ और माहीगीरों के पूरे कराची के माहीगीरों के सरबरा हुसैन असलम भट्टी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके हवाले से नेटी पुल के मकाम पर जो आप देख रहे होंगे काफ़ी आपको जो है वो बड़ी तादाद में लोग नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर जो वो जलसे का जो वो एहतमाम किया गया है नेटी के पुल के मकाम पर, जो वो उनके वेलकम के लिए जो वो तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त मेरे साथ उनके कज़न मौजूद हैं जो तमाम लोगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। ये बताइएगा कितने साल बाद आ रहे हैं और किन किन मसाइल के लिए आ रहे हैं? मैम ये आ रहे हैं, हमारे फिशरी के बहुत सारे मसाइल हैं, जो सिंध गवर्नमेंट के थोड़े बहुत मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए आ रहे हैं। हमने उनको आगाह कर दिया था, वो उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इस वजह से वो बैरून मुल्क रहते हैं। अब उनको सारे मसाइल के बारे में हमने आगाह किया तो वो कहते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ और आपके इंशाल्लाह पूरे के सब मसाइल हल करेंगे। ये बताइएगा आपको अभी कौन कौन से मसाइल हैं? हमारे फिशरीज के मसाइल बहन, जो हमारी जो आबाई गाँव है बाबा बेट जजीरे, उनके मसाइल बहुत सारे मेन हमारी कम्युनिटी से सिर्फ और सिर्फ फिशरी के मसाइल हैं जो हमारे माहीगीर से रिलेटिव हैं, जो वही हल करा सकते हैं। और उनके लिए सारी आवाम, इतनी सारी आवाम है उनके लिए जमा हुई है। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो कच्ची आबादी से निकल के सारी आवाम यहाँ पर आई है, उनके जो है वो वेलकम के लिए तमाम तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल की गई हैं। आप देख सकते हैं स्पीकर्स, टैक्स, तमाम चीज़ें यहाँ पर लगाई गई है ताकि उनका जो वेलकम अच्छे से किया जा सके। और अपने मसाइल के हल के लिए जो है उन्होंने उनको जो है वो बुलाया है ताकि वो आके जो उनके मसाइल सुने, जो कच्ची आबादी के फिशरीज वालों के मसाइल, उनके मसाइल जो वो हल कर सकें। जी। अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया का एहसन इकबाम, बरसों से गैर फ़ाल लेबॉर्ट्री को फ़ाल करके मरीजों को मुफ्त टेस्ट की सहूलत फराहम कर दी गई, जबकि OPD के मरीजों को इंतहाई कम फीस में तिब्बी सहूलत देनी शुरू कर दी है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम बिन से। जी देखिए, बिल्कुल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर इमरान समदानी की कोशिशों से अब्बासी शहीद अस्पताल की जो लेबॉर्ट्री गुज़श्ता कई बरस से गैर फाल थी और वहाँ पे 60 से 70 अफराद जो रोजाना की बुनियादों पे यहाँ पे मौजूद रहता था, उसको भी दोबारा जो है वो फाल होने से लेबॉर्ट्री को वहाँ पे उनको मसरूफ कर दिया और यहाँ पर लेबॉर्ट्री में तमाम तर टेस्ट की सहूलत जो है वो फराम की जा रही। जो अस्पताल के अंदर दाखिल मरीज हैं उनके तमाम टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं, जबकि जो OPD में आने वाले मरीज हैं उनको भी इंतहाई कम फीस में टेस्ट की सहूलत
मुयस्सर है, जो कि 10 से 12 साल के बाद ये दोबारा शुरू हुई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, जिस पर यहाँ पे आने वाले मरीजों ने भी खुशी का इजहार किया। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं लैब के कोऑर्डिनेटर अजीम साहब। उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं, कितनी बड़ी सहूलत है। आप बताएं, कितनी बड़ी नेमत दोबारा शुरू हो गई है बासी शहीद अस्पताल में, और कौन कौन से खास टेस्ट हो रहे हैं, मरीज कितना खुश हो रहे हैं? मरीज़ हमारे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हैं हमारी सर्विसेज से। तमाम वो लैब की सहूलतें जो कि हमारी बंद थी डॉक्टर साहब की काबिशों से, सीनियर डॉक्टर की काबिशों से, मेयर साहब की काबिशों से, वो तब फ़हाल हो चुकी हैं। हमारे पास हेमाटोलॉजी के तमाम पैरामीटर, जिसमें सीबीसी है, ब्लड ग्रुपिंग है, इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री के अंदर तमाम पैरामीटर्स हो रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल केमिस्ट्री भी हमारे डॉक्टर साहब ने काफ़ी मेहनत से काफ़ी कुछ शुरू करवा दी है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ हमारे डॉक्टर साहब ने ये कराई है कि हमारी जितनी भी रिपोर्टिंग्स हैं, जो भी हम कर रहे हैं, कोई भी मैनुअल नहीं रही है। माशाल्लाह हमारी तमाम रिपोर्टें डिजिटलाइज हो चुकी है, कंप्यूटराइज हो चुकी है, और इससे बहुत ज़्यादा जो है ना मरीजों को सहूलत मिल गई है कि एक स्कैन के ऊपर तमाम रिपोर्ट उनकी प्रिंट आउट हो जाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे अजीम साहब, जिनका कहना था कि यहाँ पर मेयर कराची और दीगर अफसरान की कोशिशों से अब्बासी शहीद अस्पताल में जो लेबोरेटरी की सहूलत है वो दोबारा जो है वो फाल हो चुकी है, और यहाँ पर आने वाले मरीजों को तमाम तर सहूलियात जो है वो फराम की जा रही है, जो कि किसी निम्मत से कम नहीं। गुज़श्ता कई साल से ये लेबोरेटरी गैर फाल थी, जिस वजह से मुश्किलात थी, लेकिन अब जो है मुकम्मल फाल हो चुकी है, जिस पर जो आने वाले मरीज हैं वो भी इंतहाई खुश हैं, और उनके एक ही छत के नीचे तमाम तर तशखीसी जो सहूलियात हैं वो मुफ्त फराम की जा रही हैं। जी। शहर कायद में दूसरा कमिश्नर कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी है। गवर्नमेंट डिग्रीज नेशनल कॉलेज में गर्ल्स टेबल टेनिस और बैडमिंटन के फाइनल खेले जा रहे हैं। इस हवाले से हमें तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद हमाद। जी देखिए, दूसरे कमिश्नर कराची स्पोर्ट फेस्टिवल में जो है नेशनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो है टेबल टेनिस और बैडमिंटन के मुकाबले जारी है। टेबल टेनिस के जो फाइनल में खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज की टीम पहुंची, हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, फाइनल में पहुंचे, कैसा लग रहा है स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जो कि दूसरा कमिश्नर कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल है? क्या कहेंगी कि लड़कियों को भी जो है इस तरह के मौके फराहम करने चाहिए ताकि वो भी जो है आगे आ सके? ऑब्वियस बात है, जब अब आप देखिए इतनी लड़कियाँ आई हैं, जब प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे तो क्यों नहीं आएंगे। और हम फाइनल में पहुंच गए, बहुत मेहनत करके पहुंचे, इंशाल्लाह उम्मीद तो है जीत जाएंगे। और बाकी वही टूर्नामेंट्स अगर होंगे, अगर ये जैसे कमिश्नर कप, फर्स्ट कमिश्नर कप भी मैंने खेला था, वो भी अच्छा रहा था। जब होंगे तभी आगे बढ़ेंगे, मेरा ये मानना है। आप मुझे बताइएगा, क्या कहेंगी जिसमें मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हो रहे हैं, तो क्या समझती हैं कि माजी में भी इस तरह के मुकाबले होने चाहिए, और न सिर्फ चंद कॉलेजेस बल्कि पूरे कराची के कॉलेजेस का मुकाबला जो है आपस में होना चाहिए ताकि जो टैलेंट है वो निकल कर सामने आ सके? जी बिल्कुल, इसी तरह सारे कॉलेजेस में होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स है, जितनी गर्ल्स को ना घर तक रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी गर्ल्स बहुत अच्छा खेलती है। यहाँ पर ही देखिए, हम लोग ही खेल के आए हैं, हम लोग फाइनल तक पहुँचे। इसी तरह और गर्ल्स हैं जो खेलती हैं, वो फाइनल तक जा सकती है, उनको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, और वो बहुत अच्छा खेलते हैं। और कॉलेजेस में भी होना चाहिए गर्ल्स के, और भी बहुत कॉलेज है जहाँ पर स्पोर्ट बिल्कुल मिलता ही नहीं है उनको खेलने के लिए, वीक में एक दफ़ा मिलता है या बिल्कुल मिलता ही नहीं है। उनको भी चाहिए कॉलेजेस वालों को कि उनके स्पोर्ट रखें ताकि वो खेलें और उनमें जो सलाहियत है वो अपनी आगे दिखा सकें। आपने सुना, हमारे साथ जो है खातून पाकिस्तान गर्ल्स कॉलेज की दो लड़कियां मौजूद है जिन्होंने फाइनल के लिए जो है वो क्वालिफाई भी किया इनकी टीम ने, और बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले जो है वो कराए जा रहे हैं। मुख्तलिफ कॉलेज के दरमियान ये मुकाबले हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कॉलेज के दरमियान ये मुकाबला है। न सिर्फ बैडमिंटन टेबल टेनिस बल्कि दीगर खेलों के मुकाबले जो है भी जो है वो मुख्तलिफ कॉलेजेस में जारी है, जिनके जो है वो फाइनल जो है वो आइंदा चंद रोज़ में खेले जाएंगे। और यहाँ पर ज़बरदस्त रंगारंग मेला लगाया हुआ है जिसमें लड़कियों की बड़ी तादाद मौजूद है।